नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास नंबर 11 हिंदी कोर यानी कि जो टैक्स है उस टैक्स का नाम है आरोह और एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5 है, कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि जिसका नाम है गलता लोहा। क्या नाम है? गलता लोहा नामक पाठ है, जिसका लेखक है शेखर जोशी। कौन लेखक है? शेखर जोशी। तो दोस्तों, इसी पाठ में जो प्रश्नों बनते हैं उस प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं और उसी प्रश्नों के साथ उनके आंसर की भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या है। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया हो, यानी कि जिक्र आया हो। तो देखिए उसका आंसर क्या है। एक दिन जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुन पाया, तब मास्टर त्रिलोकसी ने अपनी जबान का चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, वह विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ, तो पिता ने उसे गौंकनी फूंकने या ज्ञान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर वह हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखाने लगा। धीरे धीरे वह इस विद्या में कुशल भी हो गया। उपर्युक्त इन प्रसंगों में भी उपर्युक्त इन प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा आपके सामने। देखिए क्या है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? तो उसका आंसर है, बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक, पूरे विद्यालय का मॉनिटर और मास्टर त्रिलोकसी का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, आदि बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। मोहन मास्टर जी के कहने पर धनराम को सजा देता था, लेकिन फिर भी वह मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसे लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है। अब देखिए सवाल नंबर 3। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? तो धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हुआ। धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता है जितना यह सोचकर मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा था। धनराम को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को बुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। अब देखिए सवाल नंबर 4। मोहन के लखनऊ आने के बाद समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? तो देखिए उनका आंसर है, मोहन के लखनऊ आने के बाद समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है कि क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। यह यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ। इसलिए इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकरी वाली बात घर वालों से सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यही देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही। अब देखिए सवाल नंबर 5 आपके सामने। देखिए क्या है। मास्टर जी त्रिलोकसी के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों कहा है? तो देखिए उनका आंसर है, धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोकसी द्वारा कहे गए व्यंग वचन की उसके दिमाग में मैं तो लोहा ही भरा है मैं तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जबान की चाबुक कहा। वह पहले वेद का प्रयोग करते थे और इस बार उसे फटकारते हुए जबान की बैंट लगा दी।
लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी कि जबान से की गई चोट। ये चोट कभी न भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। मास्टर जी इस कथन के माध्यम से यह जताना चाहते थे कि पढ़ना लिखना धनराम के बस की बात नहीं है, वह तो केवल लोहे का काम कर सकता है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह ही भावना से ग्रसित हो आगे नहीं पढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6 और इसमें 1 देखिए क्या है। बिरादरी का यही सहारा होता है, उसका मतलब क्या है? तो उनमें जो पहला है क्या है? पहला किसने किससे कहा? तो देखिए ये वाक्य, उपयुक्त वाक्य पंडित बंशीधर ने अपने बिरादरी से युवक रमेश से कहा। दूसरा, किस प्रसंग में कहा? तो जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने उपयुक्त बात की। अब देखिए तीसरा देखिए क्या है, किस आशय से कहा? तो वंशीधर ने उपयुक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव में कहा। वंशीधर के कहने का यह आशय था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर वे एक दूसरे की सहायता करें। नंबर 4 है, क्या कहानी का आशय में यह स्पष्ट हुआ है? तो देखिए उसका आंसर क्या है, ये भी आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए क्या है, इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा न हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने के बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया था। अब देखिए सवाल नंबर 6.2, ठीक है, इसमें क्या है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, कहानी के इस वाक्य के आधार पर बताना है। तो देखिए उसमें पहला है, किसके लिए कहा गया है? तो उपयुक्त वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? तो जब मोहन ने भट्टी में बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडौल बना देता है, तब उसकी आंखों में सृजक की चमक थी। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद कर वह उदारता का भी परिचय देता है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 7 क्या है, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन की जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? चर्चा करें और लिखें। तो देखिए क्या आंसर है, गांव के शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। हालांकि गांव में वह प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था, स्कूल और गांव में उसका सम्मान भी होता था, पर गांव में उसे गरीबी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं के साथ संघर्ष करना पड़ता। शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना, मामूली से स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई का मौका न मिलना आदि संघर्षों से उसको गुजरना पड़ता। अब देखिए सवाल नंबर 8 देखिए क्या है, ये रहा, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो देखिए उनका आंसर क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत शिक्षक हैं। वे एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी सहयोग के बिना अकेले ही पूरी पाठशाला को चलाते हैं। वे अनुशासन प्रिय शिक्षक और दंड देने में विश्वास रखते हैं। इस विशेषताओं के साथ उनमें कुछ खामियां भी हैं। मास्टर जी के मन में जातिगत भेदभाव का भाव गहरे बैठा हुआ था, इसलिए वे मोहन जैसे उच्च कुल के बालक को अधिक प्यार और धनराम जैसे नीच कुल वाले बालक को दिमाग में लोहा भरा है जैसे कटु वचन कहने से भी नहीं चूकते, जो कि मेरे अनुसार एक शिक्षक को कतई शोभा नहीं देता है। सती मारने जैसे शारीरिक दंड देना छात्रों के प्रति अन्याय है। अब देखिए सवाल नंबर 9, गलत लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है, क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। गलत लोहा कहानी का अंत हमें केवल सोचने के लिए मजबूर कर छोड़ देता है। कहानी के अंत से यह स्पष्ट नहीं होता कि मोहन ने केवल सुजन का सुख लूटा या पुनः अपने खेती के व्यवसाय की ओर मुड़ गया। उसने धनीराम का पेशा अपना लिया। यदि लेखक उस समय मोहन के पिता को भी वहाँ लाकर खड़ा कर देता, जो मोहन की सही कला और को पहचान कर अपनी जातिगत परंपरा को बुलाकर अपने बेटे मोहन को उसकी इच्छानुसार का काम करने की छूट दे देते हैं।
अब दोस्तों हम बात करते हैं भाषा की बात। तो देखिए इसमें क्या है भाषा की बात में, पाठ, इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में निम्नलिखित शब्दों लोक कर्म से संबंधित हैं, किसका क्या प्रयोजन है, शब्द के सामने लिखिए। तो धौंकनी, तो दौकनी में क्या है, दौकनी से भट्टी में आग तेज की जाती है। दूसरा दरौती, दरौती की फसल और घास काटने के काम आती है। सैंडसी, तो सैंडसी से ठोस वस्तु को पकड़ा जाता है। आफर, तो आफर लोहे की दुकान को कहा जाता है। और हथौड़ा, तो हथौड़े से ठोस वस्तुओं पर प्रहार किया जाता है। ये भाषा की बात हुई। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2, पाठ में काट छोड़कर जैसे कई संयुक्त क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई 5 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए उसमें 5 हम लिखते हैं। देखिए कौन सा है। नंबर 1 है, पहुँचते पहुँचते, तो कार्यालय से घर पहुँचते पहुँचे रात हो गई। उलट पलट, बच्चों ने तो इस घर को उलट पलट कर दिया है। थका मौदा, विद्यालय से रोहन बड़ा थका मौदा लौटा। पढ़ लिख कर, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। घूम फिर कर हम फिर वही लौट आए। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, बूते का पाठ प्रयोग, बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों पर हुआ है, उन्हें छोड़कर लिखिए और जिन संदर्भों में उनका प्रयोग है उन संदर्भों को स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, बुड्ढे वंशीधर के बूते का अब यह काम नहीं रहा है। तो उससे संदर्भ क्या है, यह पर बूते शब्द का प्रयोग वंशीधर ने सामर्थ के संदर्भ में किया है कि वृद्ध हो जाने के कारण वंशीधर खेती का काम नहीं कर सकते थे। अब देखिए दूसरा क्या है, यही क्या जन्म पर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया, वही भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। संदर्भ है, यह बूते शब्द का प्रयोग आश्चर्य के संदर्भ में किया गया है कि इसी पुरोहिती के सहारे ही उन्होंने अपने परिवार का भरण पोषण किया था। तीसरा, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है, यानी कि संदर्भ है, यह पर बूते शब्द का प्रयोग वंशीधर के वश की बात के संदर्भ में किया गया है कि बूढ़े हो जाने के कारण इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ना उनके वश की बात न रह गई थी। अब देखिए सवाल नंबर 4, देखिए क्या है, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। ऊपर के वाक्य में मोहन को आदेश दिए गए हैं, इन वाक्यों में आप सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, आप बाजार से थोड़ा दही तो ला दीजिए। दूसरा, आप 1 कपड़े धोबी को ले आइए। तीसरा, आप 1 किलो आलू तो ला दीजिए। इस प्रकार। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।